हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आज की वीडियो जो है ना बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है। आप भले ही यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आपके अंदर ना वो साइंस का कीड़ा है जो कि आपको मजबूर करता है कि भाई इस बार नोबेल प्राइज किसको मिला है, किस बात पर मिला है, उन सभी चीजों को हम बड़े ही डिटेल में समझने की कोशिश करें। तो आज के इस वीडियो में ना हम सब लोग इन सभी जितने भी हमारे पास अभी तक ये सारे के सारे नोबेल प्राइजेस इस बार मिले हैं ना, उन सब के बारे में साइंस के पर्सपेक्टिव से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एट द सेम टाइम यहां पर इसकी शुरुआत मैं करूं उससे पहले मैं आपको बस एक छोटा सा और इंफॉर्मेशन दे देता हूं इस नोबेल प्राइज के बारे में बिफोर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द साइंस पोर्शन ऑफ इट, कि नोबेल प्राइज जो है वो हर साल अक्टूबर के महीने में रिलीज होता है। यहां पर अल्फ्रेड नोबेल जो हैं उनके उनके नाम पर यह पूरा नोबेल प्राइज पड़ा था। इसमें जो प्राइजेस मिलते हैं वो बेसिकली किसी भी पर्सन को मिल सकते हैं, किसी भी साइंटिस्ट को मिल सकते हैं। कौन देता है? तो इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है एक आपका नोबेल प्राइज वाला फाउंडेशन तो है ही है, साथ ही साथ ये स्वेरिजेस रिक्स बैंक प्राइज है जो कि बेसिकली इकोनॉमी के फील्ड में आपको प्राइजेस देता है। 1901 से स्टार्ट हुआ था भाई साहब, और इस बार 1008 लोग कुल मिला के हो गए जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। इसके बाद इसमें मिलता क्या क्या है? वैसे तो इनके फील्ड्स देख सकते हो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन या फिर लिटरेचर या फिर पीस या फिर इकोनॉमिक साइंस, इन सभी सेक्शंस में आपको नोबेल प्राइज मिल जाएगा। और यहां पर अब आप देख सकते हो कि किनको किनको मिलता है और क्या मिलता है एक्चुअल में। एक तो ये गोल्ड प्लेटेड मेडल मिलता ही मिलता है, इसके साथ साथ बहुत ही बड़ा अमाउंट ऑफ प्राइज मिलता है। यहां जो प्राइज अमाउंट है वो यहां पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है SEK 11 मिलियन, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना। ये कितना होता है पता है? अप्रोक्सीमेटली 8 करोड़ 88 लाख के आसपास, मतलब 8.88 करोड़ रुपीज होते हैं ये अप्रोक्सीमेटली। तो अच्छा खासा पैसा मिलता है इसमें, है ना। और जो अभी तक के बहुत ही फेमस लोग हैं जिनको ये नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है वो इनके लिस्ट वगैरह आप सब देख सकते हो। तो यहां पर ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोगों ने कलेक्ट किया एक नोबेल प्राइज से रिलेटेड। अब हम लोग वापस से चलते हैं अपने साइंटिफिक टेम्परामेंट पर, और ये आज का आपका प्रॉपर स्पेशल सेशन, हम स्पेशल एडिशन बोल सकते हैं इसको साइंस एंड टेक का। और इसके अंदर हम लोग इन सभी 3 मुद्दों पर बात करेंगे। ये 3 मुद्दे कौन से हैं? ये है हमारे लिए नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इस बार किस पे मिला है? मशीन लर्निंग विथ ANN। ANN यहां पर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है। दूसरा, नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन किसको मिला है, क्यों मिला है? माइक्रो RNA पर मिला है। और साथ ही साथ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रोल जो है इसका जीन एडिटिंग वगैरह में या फिर जीन रेगुलेशन में, उस पर मिला है। और तीसरा है नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री जो कि मिला है कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन या फिर प्रोटीन स्ट्रक्चरल प्रेडिक्शन में। अब ये नाम भले कितने ही कठिन क्यों ना हो, आज के इस सेशन में हम लोग इसको बहुत बेसिक लैंग्वेज में डिकोड करेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं, इससे ज्यादा सिंपल टर्म्स में आपको शायद कोई डिकोड करके नहीं देगा। इसीलिए थोड़ा टाइम पेशेंटली यहां पर बिताना और एक एक चीज को बहुत आराम से समझने की कोशिश करना, ये सारे के सारे आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होते हैं, आप सबको पता है। तो और बाकी जो भी क्यूरियस है उनको साइंस के लिए तो बहुत सारी चीजें पढ़नी होती ही हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्टिकल। आप देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस का ये कटिंग है, मेकिंग मशीन लर्न। एक्चुअल में जो पहला नोबेल प्राइज की हम बात करने जा रहे हैं वो है आपके फिजिक्स से रिलेटेड। और यहां पर 3 लोग हैं। यहां पर आप देख सकते हो ये है जॉन हॉपफील्ड, यहां पर मैं तरीके से दिखा देता हूं। ये है आपके जॉन हॉपफील्ड, दूसरे हैं जॉफ्री हिंटन। और यहां पर इन दोनों लोगों को मिला के इस बार नोबेल प्राइज दिया गया है फिजिक्स में। किस बात पर दिया गया है? यह दिया गया है फॉर फाउंडेशनल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस दैट इनेबल मशीन लर्निंग। इनकी जो डिस्कवरीज थी ना कहीं मशीन लर्निंग को प्रेरित करती है या फिर मशीन लर्निंग का दरवाजा खोलती है। अभी मशीन लर्निंग क्या है और ये मशीन लर्निंग किसके थ्रू? ये है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के थ्रू। हम लोग अपने कई सारे एडिशंस में कई बार इस पे बारे में चर्चा कर चुके हैं, बट एक बार आज फिर से इन सभी चीजों को बड़े ही डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ऐसे वैसे तो आर्टिकल्स देखो बहुत सारे हैं और भी कई सारी जगहों पर आपको मिल जाएंगे। एक्चुअल में इन 2 पर्सन्स में से जो जॉन हॉफील्ड है, ये इस चीज को थोड़ा सा और इसको शुरुआती दौर पर इसको देखने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने, बहुत पुरानी बात है यार, 1960s की बात है ये सब, जब इन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। और इन्होंने पहली बार ऐसा सोचा कि अगर ये कंप्यूटर जो हम लोग आज के बारे में बात कर रहे हैं, सोचो 1960s की बात है ना, आज से 60-70 साल पहले, 80 साल पहले की बात है। वो उनके दिमाग में खलबली क्या मच रही थी कि यार जो ये कंप्यूटर वगैरह, कैलकुलेटर वगैरह, ये सब जो हम लोग बना रहे हैं, ये यार इंसानों के जैसे क्यों नहीं सोच सकते? इंसानों के जैसे अगर सोचने लगे, इंसानों के जैसे जैसे अगर
डिसीजन लेने लगे, मजा ही आ जाए। लेकिन उस पर कोई भी इंसान सीरियस नहीं था और वो बोलते थे कि क्या ही बात कर रहे हैं यार, ये मशीन है, इंसान थोड़ी ना बन जाएगा। हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं ना कि भैया मशीन है यार, ये इंसानों जैसे थोड़ी ना सोचने लगेगा। लेकिन तब का टाइम है और आज का टाइम है। अब आप सोच सकते हो कि आज मशीन जो है वो इंसानों जैसा सोच सकता है और इनफैक्ट सोच रहा है। तो यहां पर ना सबसे मजेदार बात आती है जिसके थ्रू इन्होंने पूरा सिस्टम ऑपरेट करने की बात की थी। इनका फंडा क्या था मैं आपको बताता हूं। इनका फंडा ये था, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, है ना। एक्सपेरिमेंट जो था वो बेसिकली फिजियोलॉजी में था। मतलब कि कोई साइकोलॉजिस्ट था जिसने ना थोड़ा थोड़ा ऐसे ही एक्सपेरिमेंटल जोन पर एक रिसर्च पब्लिश किया। उसने बताया कि इंसान के अंदर जो दिमाग है वो दिमाग में न्यूरॉन्स दौड़ते रहते हैं। वो न्यूरॉन्स ही हैं जो कि हमारी याददाश्त को, हम किसी चीज को याद करते हैं, डिसीजन लेते हैं, इन सब के पीछे वो न्यूरॉन काम कर रहे होते हैं। और एक बार अगर हमने कोई भी चीज पढ़ ली, याद कर ली, तो फिर भैया ये जिंदगी भर आप इसको अनलर्न नहीं कर सकते हो। जो चीज आपने याद कर ली है वो याद कर ली है, अब आप उसको भूल नहीं सकते। बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम लोग पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, वो अलग बात होती है, क्योंकि हमने उतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अपने न्यूरॉन्स के थ्रू नहीं बनाया। इसलिए तो बोलते हैं कि यार कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ो। जब पढ़ोगे कॉन्सेंट्रेशन से तो बहुत सारी चीजें आपको डीप लर्निंग मैकेनिज्म में चली जाएंगी, देर तक याद रहेंगी। फिलहाल इन सब का मुद्दा यह था कि न्यूरॉन टू न्यूरॉन कनेक्शन होता है और इससे आपकी मेमोरी बिल्ड होती है। तो इन्होंने सोचा कि यार अच्छा, ये जो न्यूरॉन्स हैं, अगर इसी तरीके से हम लोग पहले डिराइव करते हैं कि इंसान किसी डिसीजन पर पहुंचते कैसे हैं, तो इन्होंने ना इसके लिए ये एक डायग्राम सोचा। इस डायग्राम में ना मैं आपको बड़ा ही सिंपल सा एक फंडा दिखाता हूं। मान लो कि आपने अब इस वीडियो को आप देख ही रहे हो, तो यहां पर आपने जब इसको पहली बार ऐसे क्लिक करने की बात की थी तो आपके दिमाग में यह सोचने की बात आई थी कि भाई साहब इस वीडियो को देखना है कि नहीं देखना है ना। तो इस वीडियो को देखना है कि नहीं देखना है, ये आपके लिए एक क्वेश्चन था और आपका आंसर किस में आता, यस में आता या फिर नो में आता। यही तो आता, दो ही आंसर आते, या तो देखता है या तो नहीं देखता है। तो अब इसके लिए आपका जो दिमाग है ना वो कई सारे नोड्स को डिफाइन करता है। यहां पर इन्होंने इसको क्या बुलाया, नोड्स बुलाया। ये नोड्स क्या है, ये नोड्स ना अलग अलग पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स जैसे कि ये पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं, सोचो आप इस चीज को। पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं, तो पैरामीटर बेसिकली आप सोच सकते हो कि चलो इस वीडियो को मुझे देखना है कि नहीं, इसके लिए मेरे पास अभी और इंपॉर्टेंट काम क्या है। अगर मुझे लगता है कि नहीं, इस वीडियो को देखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम मेरे पास है, तो मैं उसको करना चाहूंगा। तो आप ये आइडेंटिफाई करते हो कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस क्या है, आपको पता चला भैया एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इससे, छोड़ नहीं सकते इसको, तब तो फिर इसको देखना पड़ेगा। और अगर मैं बोलूं कि इन सभी पैरामीटर्स को ना मैं मार्क्स दूंगा, क्या दूंगा मैं नंबर दूंगा 10 में से, कितना नंबर इसको मिल रहा है, तो मान लो हर पैरामीटर का टोटल नंबर 10 है। अब इस 10 नंबर में ना मैं कैलकुलेट करूंगा और मुझे लगेगा यार इंपॉर्टेंस इसका देखना पड़ेगा भाई, इसको 9 नंबर देते हैं। 9 नंबर, 10 नंबर क्यों नहीं, क्योंकि यार कुछ बहुत अर्जेंट काम कुछ आ सकता है, उस केस में इसको छोड़ेंगे। अदरवाइज एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, देखेंगे इसको, देंगे। दूसरा पैरामीटर और क्या हो सकता है, कौन पढ़ा रहा है ना, टीचर मजेदार है कि नहीं, इसको पढ़ाने आता है कि नहीं। अब उसके बेसिस पर अगर आप मान लो मुझसे कभी पढ़े नहीं हो या फिर अब पहली बार पढ़ रहे हो या फिर कई समय से पढ़ रहे हो, उसके बेसिस पर आप जज करोगे और कुछ समय इस वीडियो को देखने के बाद डिसाइड कर लोगे, है ना। तो यहां पर हम, चलो मैं तो अपने आप को कितना ही नंबर दे दूं यार, ये तो गलत बोल दिया मैंने। चलो मैं अभी अपने आप को एवरेज मार्क्स देता हूं, ठीक है, 6 नंबर देता हूं, बस 6 नंबर। इसके बाद आपका अगला पैरामीटर क्या हो सकता है कि ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक का, अच्छा ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंस हो गया। हम और पैरामीटर्स डिफाइन कर लें, जैसे कि इस टाइम पर आपके पास और दूसरे कौन से काम है ना। हम ये बोल सकते हैं कि अदर थिंग्स, अदर थिंग्स जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो कि कल आपका कोई एग्जाम है तो उसकी प्रायोरिटी लिस्ट सेट करना है, तो अदर थिंग्स प्रायोरिटी के नाम से एक और डिफाइन कर लेते हैं हम पैरामीटर। और इसके हिसाब से हमें पता चला कि यार नहीं, इस मतलब अभी तो अपनी यही वीडियो ही प्रायोरिटी है, इसको हमने 8 नंबर दिए। और इसके बेसिस पर हम एक डिसीजन पर पहुंचे कि यार मोटा मोटा अगर 30 में से देखा जाए तो कितने नंबर मिल गए भाई हम लोग को, लगभग लगभग 33 नंबर मिल गए, है ना। तो सॉरी 23 नंबर मिल गए। तो ये जो 23 नंबर मिले ना, इसके हिसाब से हमने डिसाइड किया कि यार देख लेते हैं, देख लेते हैं, यस पर टिक कर दिया हमने। एंड वी स्टार्टेड वॉचिंग दिस वीडियो। अब आप बोलोगे सर ऐसे तो हम नहीं सोचते हैं। इट्स गुड, ये प्रोसेस इतना स्पीडली होता है, इतना फास्ट होता है कि हम डिसीजन यूं लेते हैं, यूं लेते हैं, तुरंत के तुरंत लेते हैं। तो हमें ना एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि ये डिसीजन किसके बेसिस पर है। लेकिन अगर दिमाग लगा कभी सोचोगे ना, तो हम हर एक चीज में हर एक क्षण डिसाइड करते हैं, हर एक क्षण डिसीजन लेते हैं और वही डिसीजन हमें आगे तक लेके जाता है ना। तो
बेसिकली हमारा जो सोचने का तरीका है वो ऐसा ही है। तो यहां पर जो साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने ये सोचा कि यार क्यों ना हम ऐसा ही कुछ मशीन लर्निंग के बेसिस पर डिराइव करें। तो शुरुआती दौर पर ना कुछ मशीन लर्निंग की बात बनी, मशीन लर्निंग। अब यहां से आपका कुछ कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है। देखो, एक साइड है आपका मशीन लर्निंग और दूसरे साइड है आपका डीप लर्निंग। तो अगर मैं आपसे एक मोटा मोटा हिस्सा दिखाऊं ना आपको, यहां पर आप देखो, अगर हम लोग कभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि कोई भी मशीन पार्ट को अगर हम लोग इंसानों जैसे सोचने पर एडवांस लेवल पर लेके आ जाए तो उसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल सकते हैं। हमारे पास नेचुरल इंटेलिजेंस है और इसके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि कोई भी मशीन अगर इंसानों जैसी इंटेलिजेंस को मिमिक करने की कोशिश करती है तो वो क्या कहलाती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसी का एक सब पार्ट है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में क्या होता है? एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग इसको ना कई सारा डेटा देते हैं और उस डेटा देने के बेसिस पर हम उसको ट्रेन करते हैं कि भाई साहब, अब तो तुमको बराबर ट्रेन किया है भैया, अब तो तुम रिस्पॉन्स दोगे कि नहीं दोगे मुझे। तीसरा जो मोड है, तीसरा मोड मशीन लर्निंग का ही एडवांस लेवल ऑफ लर्निंग है, जहां पर हम लोग एएनएन का इस्तेमाल करते हैं। शुरुआती दौर पर एक वर्ड आया था ना, एएनएन, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बेसिस पर ये लर्निंग हमें अपने आप से चीजों को देने लगेगा। अब इन तीनों के बारे में जरा हम डिटेल में एक बार समझने की कोशिश करते हैं, एक डिफरेंस देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हमें समझ में आ गया, लेकिन मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बेसिस पे क्या डिफरेंस है। मान के चलते हैं कि हमें हमारे पास ना, हमने एक कार आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। हमें यह दिखाना है, एक इमेज दिखाया मैंने एक मशीन को और बोला कि भाई ये देखो, ये बताओ क्या है ये। अब हमने रैंडमली कोई भी कार उठा ली और इसके बेसिस पर अगर हम लोग मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं तो मशीन लर्निंग में हमने इसको क्या दिया? खूब सारा डेटा दिया, है ना, खूब सारा डेटा दिया। इसको कार की फोटो भी देखी, जीप की फोटो भी भेज दी, बस की फोटो भी भेज दी, हमने खूब सारा डेटा दिया और उसको कैटेगराइज करके इसके अंदर क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। अब हमने इसको क्या दिया? हमने इसको क्या दिया भाई साहब? खूब सारा डेटा दिया। मतलब कि मशीन लर्निंग में डेटा देना जरूरी है और डेटा के बेसिस पर इसने जो भी क्लासिफिकेशंस किए, अब ये इंपावर्ड है कि अब इसको अगर कार की फोटो दिखाओगे तो ये बोलेगा भैया कार है, अगर बस की फोटो दिखाओगे तो बोलेगा नहीं कार नहीं है ना, ये बता सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास डेटा है। सिमिलरली अगर हम लोग डीप लर्निंग की बात करने लगे यहां पे, तो डीप लर्निंग अपने आप में एक और एडवांस लेवल ऑफ लर्निंग है, जहां पर हमें उस मशीन को कोई डेटा देने की जरूरत नहीं है, वो बिना डेटा दिए ही सीख जाएगा। एक और एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि एक छोटा सा आपका अभी नया नया कोई बच्चा पैदा हुआ आपके घर में, है ना। अब उसको हम आप ये समझाते हैं कि बेटा ये देखो क्या है, ये मोबाइल फोन है ना। अब वो समझ गया भाई साहब मोबाइल फोन है। अभी वो ये डिफरेंशिएट नहीं करता है कि ये मम्मी का मोबाइल फोन है, ये पापा का मोबाइल फोन है, ये दीदी का मोबाइल फोन है, ये चाचू का मोबाइल फोन है, ये मामू का मोबाइल फोन है। उसके लिए भाई साहब मोबाइल फोन कैसा भी हो वो आइडेंटिफाई करके बोल सकता है, मोमो मोबाइल, कुछ भी बोल सकता है वो, है ना। उसको समझ में आ जाएगा ऐसा कुछ भी दिखने वाला हिस्सा क्या है, मोबाइल है। लेकिन उसको समझाने के लिए बेटा क्या करना पड़ा? आपको डेटा दिखाना पड़ा। तो हम लोग अभी, इंसान जब छोटा बच्चा होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं? उसके अंदर डेटा फीड करते हैं, फीड करते हैं, फीड करते हैं। उसका इंटेलिजेंस बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है और फिर एक क्षण के बाद, एक समय के बाद उसके अंदर क्या आ जाते हैं? डीप लर्निंग का सेंस आ जाता है। तो डीप लर्निंग इज समथिंग लाइक कि उसके पास इस ज्ञान का भंडार ऑलरेडी है, क्योंकि उसको हमने इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया है। अब वो कोई भी चीज इंटरनेट से उठा के देख सकता है, बस मुझे उससे पूछने की देरी है। और यहां पर जो वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की बात हम लोगों ने की थी, इंसान कैसे सोचता है, वही वाला बुद्धि ये मल्टीपल लेयर्स में लगाना शुरू करेगा। प्लस माइनस, सही गलत करते 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 वो अपने आप ही एक ऐसे क्लासिफिकेशन पर पहुंच जाएगा जो कि समझा देगा। मतलब कि यहां पर इसको कोई डेटा देने की जरूरत नहीं है। इसको कार की फोटो दिखाओगे ना और पूछोगे क्या है, तो ये अपने इस नेटवर्क का इस्तेमाल करके, इस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करके, इट इज लाइक कि अब हमारे सामने कोई बच्चा नहीं है, हमारे सामने एक सीखा सिखाया एकदम खतरनाक तरीके का इंसान है। बस उससे आप पहली बार मिल रहे हो, है ना। या फिर ऐसा समझ लो कोई एलियन है, एलियन के पास मस्त दिमाग है भाई साहब, उसको सब चीज पता है। अब वो आपके बस प्लेनेट पर आ गया है, तो आपने उसको दिखाया कि क्या है, तो उसका दिमाग जो है तुरंत ही इंटरनेट से कनेक्टेड है और उसने खटखट सोचा और बता दिया भैया ये कार है। तो डीप लर्निंग इज समथिंग लाइक दैट एलियन, जो कि उसके पास पूरा दिमाग ऑलरेडी है,
बस अब आप उससे पूछो और वो खटाखट खटाखट बताते जाएगा। अब आपको उसको ट्रेन करने की या फिर उसको डेटा देने की जरूरत नहीं है। ट्रेन करने की जरूरत है लेकिन डेटा देने की जरूरत नहीं है। ट्रेन किस लिए करना है? अरे एलियन है ना यार, बहुत सारी चीजें हो सकता है उसको इंटरनेट पर ना मिले, तो उस केस में उसको बता दो कि बेटा ये तुमने गलत बता दिया, अब तुम इसको इस तरीके से बताना, अगली बार से वो सही कर लेगा। सेल्फ लर्निंग कैपेसिटी भाई साहब। तो ये जो डीप लर्निंग सेंस है ना, ये इसीलिए मशीन लर्निंग का एक एडवांस लेवल है। अरे यहां पर तो हम लोग इसको फोटो फोटो दिखा के या फिर हम लोग इसको बेसिक डेटा देके इसको ट्रेन करते थे कि अब बताओ हमने तुमको इतना डेटा दे दिया, अब तुम हमें रिवर्ट में आंसर दो। तो मशीन लर्निंग ऐसे, लेकिन डीप लर्निंग को कोई डेटा देने की जरूरत नहीं, और ये एडवांस लेवल ऑफ डेटा को भी एक्सेप्ट करने लगा। जैसे कि ये ना फोटोग्राफ्स को एक्सेप्ट करने लगा, और फोटोग्राफ्स ऐसा नहीं है कि इसको हर प्रकार का फोटो दिखाया जाए, मतलब कि हम लोग इसको सारे प्रकार के कार के मॉडल्स दिखाएं तभी ये जान पाए कि भाई साहब अच्छा ये कार है, ये कार है, बाकी ये तो बस है, ये तो ट्रक है। इसको कैसा भी डेटा दे दो, और डेटा देने की जरूरत भी नहीं है। इनफैक्ट आप उससे यूं ही पूछोगे, वो इधर उधर छानबीन के सब करके बता देगा। तो सिमिलरली अब यहां पर जो हमारा इनपुट है ना, इनपुट बहुत ईजी हो गया, प्रोसेसिंग बहुत ईजी हो गया। अब यहां पर इस चीज को समझना कि डीप लर्निंग कैसे काम करेगा, यहां पर आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हो। अगर हमें एक सेल्फ ड्राइविंग कार बनानी है, तो अब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करके हम उसको कुछ रैंडम कभी भी 2 4 10 ऐसे ही फोटो वोटो देख ले दिखा देंगे कि यार देखो ये सब तो जानते ही होगे तुम, ये सब स्टॉप स्टॉप का सिग्नल है तो भैया रोक देना है ना। तो वो इंश्योर कर लेता है इस बात को। अब वो किसी दूसरे देश में जाता है, कहीं पर भी जाता है, वो सिग्नल रूल्स अपने आप फॉलो करने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास अपना खुद का दिमाग डेवलप हो चुका है, दिमाग इंसानों जैसा सोचने लगा है। यहां पर आप देख सकते हो, इसी डीप लर्निंग का इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी फोटोग्राफ के फोटोज को बहुत अच्छे तरीके से चेंज कर सकते हैं। इट इज नॉट जस्ट विद द फेस, बल्कि अब हम लोग वॉइस मॉड्यूलेशन भी देख सकते हैं। यहां पर मोदी जी को देखो, ये भोजपुरी में गाना गा रहे हैं, कैसे हो गया है ना, ये कैसे हो गया। यहां पर आप देख रहे हो लिखा हुआ है डिस्क्लेमर कि दिस इज एआई जनरेटेड वॉइस। एआई जनरेटेड मतलब कि डीप लर्निंग है भाई साहब। ये अब मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री साहब मोदी जी जो हैं, इनकी वॉइस को वो एक लेक्चर में सुन के, एक स्पीच में सुन के उसको कॉपी कर ले रहा है भाई साहब। ये उसको सिर्फ उसने सुना कि हाँ अच्छा अच्छा ऐसी ऐसा आवाज देते हैं, टोन अच्छा ऐसा उतार चढ़ाव है, ओके आई एम रेडी। फिर इसके बाद यहां पर अब आप वॉइस वॉइस की बात कर सकते हैं। तो इसका अगर आपको कभी प्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल करना हो ना, तो आप एक काम करना, इसको कभी भी आप अपने फोन के एप्लीकेशन में ओपन करना और इससे ना पूछना स्टार्ट करना कि मेरे हाथ में कुछ चीज है जो कि मैं आपको बताने वाला नहीं हूं। आपको मुझसे क्वेश्चन पूछ पूछ के मैं आपको सिर्फ गाइड करूंगा और एग्जैक्टली बताऊंगा नहीं कि मेरे हाथ में क्या है। यू हैव टू टेल मी कि मेरे हाथ में क्या है। ये आपसे धड़ाधड़ क्वेश्चन पूछने लगेगा। ये क्वेश्चन पूछ पूछ के उसको कंसोलिडेट करते 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 एग्जैक्टली बता देगा कि आपके हाथ में क्या है। यस। तो ये कभी भी घर पे एक्सपेरिमेंट करके देखना। ऑल दीज थिंग्स आर डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट और यहां पर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली अब हम वापस से आते हैं अपने इस आर्टिकल की तरफ। अब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। अब हम लोग देखते हैं कि बेसिकली इस आर्टिकल में और क्या लिखा हुआ है। यहां पर ये जो जॉन हॉपफील्ड हैं, इन्होंने बेसिकली, अब ये बहुत बहुत एज हो गया भाई, इनका 91 ईयर्स के हैं इस टाइम पर ये, और ये इनके साथ में जो जॉफरी हिंटन है ये भी 76 ईयर्स के हैं। तो पहला जो हॉपफील्ड है, यहाँ पे हॉपफील्ड ने इसको 1960s में ही स्टार्ट कर दिया था बनाना, और बेसिकली हॉपफील्ड ने इसको, इस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के मीनिंग को समझा, मशीन लर्निंग तक ये इसको लेके आए। लेकिन ये जो जॉफरी हिंटन है ना, ये इसको एक स्टेज फर्दर लेके गए डीप लर्निंग तक। और चूंकि इनका जो पूरा का पूरा थीसिस था वो कहीं ना कहीं जॉन हॉपफील्ड के ही बेसिस या फिर उनके मॉड्यूलेशन या फिर जो भी उन्होंने मॉडल इस्तेमाल किया था उसके ऊपर ही बेस था, इसीलिए इन दोनों लोग को कंबाइन करके ये प्राइज दिया गया है। यहां पर एक चीज का मैं और बताता हूं कि जॉफरी हिंटन जो थे ना, इनके पास एक एक सॉफ्टवेयर था जिसको हम लोग बोलते हैं एलेक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं एलेक्स नेट। ये एलेक्स नेट से सबसे पहले इन्होंने ना धीरे धीरे करके डीप नेटवर्क्स बनाने स्टार्ट किए, इसको ट्रेन करना स्टार्ट किया, बट आफ्टर ए फ्यू टाइम ये अपने आप चलने लगा भाई, जैसे डीप लर्निंग मशीन्स आज के डेट में चल रही हैं। तो यही पूरा आर्टिकल था। यहां पर बेसिकली अच्छा एक आपके मन में डाउट बस आ सकता है कि सर एक बात बताओ, ये तो आर्टिफिशियल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और ये सब की बात है, ये फिजिक्स में क्यों मिला सर? ये नहीं समझ में आया। देखो ये ना एक फिजिक्स की एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है स्पिन ग्लास, है ना, ये स्पिन ग्लास है, ये इसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। सबसे पहले जो ये जॉन हॉफील्ड है ना, उन्होंने एक ऐसा मटेरियल खोज निकाला या फिर एक ऐसा मटेरियल पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जो कि स्पिन ग्लास के नाम से फेमस है। स्पिन ग्लास कैसा एक मटेरियल है? ये ऐसा एक मटेरियल है जिसके अंदर अगर जो भी इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो वो बहुत ही रैंडमली असाइंड होता है ना।
कोई कहीं पर भी इधर उधर कहीं पर भी किसी भी रैंडम डायरेक्शंस में हो सकता है ना। तो अब इसके इस रैंडमनेस की वजह से इसका नेचर हर बार बदलता रहता है। मान लो कि हमारे पास एक कमरा है और एक कमरे में हमने सभी मान लो कि 100 लोग को भर दिया और 100 लोग के पास 100 लोग के हाथों में हमने कंपास दे दिया। अब उन कंपास में हमने बोला कि भाई जिस तरफ तुम्हारा कंपास नीडल इशारा करे उस तरफ तुम लोग को देखना है, ठीक है। तो अब चूंकि सारा का सारा कंपास तो नॉर्थ साइड में ही इशारा करेगा, तो सबका नॉर्थ साइड में ही ऐसे स्थिर हो जाएगा। ये प्रॉपर अलाइनमेंट हो गया। लेकिन सोचो कि अगर यही कमरे पर हमने किसी को कंपास नहीं दिया और हमने वहां पर एक अनाउंसमेंट किया कि भाई इधर देखो, पता नहीं आवाज कहां से आई, इधर देखो। अब क्या करेंगे लोग, कोई उधर देखा, कोई उधर देखा, कोई उधर देखा, किसका इधर कहां है पता नहीं चलेगा। तो समझ लो जो स्पिन ग्लास था वो ऐसे ही सेकंड केस का था। लेकिन यहां पर आप उन ह्यूमन बींग्स के इंटेलिजेंस को पढ़ सकते हो कि इन लोगों का जब मैंने बोला कि इधर देखो तो वो पहले कहां देखते हैं, वो डेटा इकट्ठा कर सकते हो, उसके बेसिस पर आप कुछ आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हो। तो हाउ ह्यूमन थिंग्स, वो कुछ ना कुछ चीजें यहीं से डिराइव हुई है ना, ये स्पिन ग्लास से डिराइव हुई, इसीलिए इसको फिजिक्स के अंदर में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू सम अदर आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा वो है आपके फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन से रिलेटेड, जहां पर नोबेल प्राइज इस बार दिया गया है विक्टर एम्ब्रोस जो कि 70 साल के हैं, कैरी रुकवुन ये 72 ईयर्स के हैं। इन दोनों लोगों को मिला के ये नोबेल प्राइज ऑफ फिजियोलॉजी या मेडिसिन में दिया गया। इन्होंने ना एक बहुत ही नायाब तरीका खोजा था, बहुत पुरानी टाइम है ये, 1993 की बात हो रही है। उस टाइम पर इन लोगों ने एक बहुत प्यारा एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने खोज निकाला था एक माइक्रो आरएनए। माइक्रो आरएनए जब इन्होंने खोजा था तो उस टाइम पर ना एक छोटा सा वॉर्म था। अरे 1 mm का वॉर्म भाई साहब, आप उसको देखोगे ना तो आप बोलोगे सर ये क्या है, ये देखो। इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इसका नाम है सी एलिगेंस। ये इसके डीएनए को निकाल के पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, है ना। अब जिसको इसके बारे में कुछ नहीं पता है उसको मैं बहुत बेसिक तरीके से समझाता हूं कि ये माइक्रो आरएनए क्या है। और यहां पर एक शब्द लिखा है कि इसका रोल पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन में क्या है वो भी समझ। अब ये कठिन सा शब्द कहां से आ गया भैया, इसको कैसे समझें। चलते हैं अपने बेसिक्स की तरफ। बेसिक्स की तरफ जब हम लोग समझते हैं तो हम लोग को यह पता होना चाहिए कि हमारे शरीर जो है ये कई सारे सेल्स से मिलकर बना हुआ है। अलग अलग प्रकार के, नाना प्रकार के सेल्स हैं। ये आंखों के अंदर कोई और सेल है, हमारे हार्ट में कोई और सेल होगा, हमारी स्किन की सेल अलग है, बोन की सेल अलग है, हमारे मसल्स की सेल अलग है, हमारे बालों का सेल अलग है, नाखून का सेल अलग है ना। बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। तो कुल मिला जुला के हमारे शरीर में कम से कम नहीं तो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, है ना। इनके टाइप्स की अगर हम लोग बात करें तो कुछ लगभग लगभग 250, 300, 350 प्रकार के हमारे सेल्स होते हैं, जो कि कई सारे, अब स्किन का सेल पूरे शरीर भर में होगा तो पता नहीं कितने करोड़ों सेल्स होंगे ऐसे। तो ऐसे ही हम लोग बोलते हैं कि हमारे शरीर के अंदर में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। अब इनमें से हम लोग कोई भी एक सेल निकालें, कोई भी एक सेल निकालें, ठीक है। अगर हम लोगों ने उस सेल को निकाला, उस सेल को देखा तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। शेप सबका अलग अलग हो सकता है। अभी के लिए बस इतना समझो, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस सेल के अंदर में होता है एक न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के अंदर में होता है हमारा डीएनए। ये डीएनए जो है ये बेसिकली शुरुआती दौर पे हमेशा क्रोमैटिन के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है भाई? क्रोमैटिन के फॉर्म में होता है। जैसे अभी आप ये देख रहे हो ना, ये एक्स शेप का दिख रहा है, इसको तो हम लोग क्या नाम देते हैं? क्रोमोसोम नाम देते हैं। क्रोमोसोम एक्चुअल में क्रोमैटिन का ही एक सुलझा हुआ हिस्सा है ना। नेचुरली जब ये सेल बेसिकली डिवाइड होने लगता है, एक सेल टूट के दो में कन्वर्ट होने लगते हैं, तो उस टाइम पर ये क्रोमोसोम्स के आकार का बन जाता है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, ये उलझे हुए मांझी जैसा पड़ा रहता है न्यूक्लियस के अंदर में। तो ये क्या है आपका? क्रोमैटिन। और ये जो सेल के अंदर में आप देख रहे हो, यहां पर आपको क्या दिख रहा है? ये आपको दिख रहा है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर आप झांक के देखोगे तो आपको दिखेगा ऐसे ही क्रोमोसोम्स। इन क्रोमोसोम्स को ओपन करके फर्दर आप देखोगे तो आपको दिखेगा यहां पर, इसको धागा अगर और फर्दर ओपन किया तो दिखेगा कि ओहो, ये तो डबल स्ट्रैंडेड कुछ चीज दिख रही है। और इसी डबल स्ट्रैंडेड चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? हमारा डीएनए बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब अगर इनके बेस पेयर्स यहां पर जो आप देख रहे हो ना, पर्पल, ग्रीन, येलो, रेड, ये सारी जो हैं, ये बेसिकली ये 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस पेयर्स हैं। हमारे डीएनए में बस यही 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस पेयर्स आड़े तिरछे आगे पीछे करके एक के बाद एक पूरे लगे हुए हैं। और ये नाइट्रोजन बेस पेयर्स कितने हैं? हम लोग के शरीर के किसी भी सेल के किसी भी न्यूक्लियस के अंदर से अगर ये डीएनए का तार निकाल के ऐसे फैला दिया तो लगभग 2 मीटर का बनता है। और इसके अंदर जो नाइट्रोजन बेस पेयर्स हैं वो कितने हैं? लगभग 3.3 बिलियन।
3.3 बिलियन बेस पेयर्स। ये 3.3 बिलियन बेस पेयर्स के ये जो हमारे सारे के सारे डीएनए हैं, अब इसको ना, इसके पास बहुत सारा काम है। जैसे कि हम लोग जब अपना हार्ड डिस्क देखते हैं कंप्यूटर वाला, तो उस कंप्यूटर वाले हार्ड डिस्क में सारी चीजें स्टोर रहती हैं, है ना। उसमें जो स्टोर होता है मेमोरी, वो आपको पता है कि बाइनरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो उसमें हर एक चीज सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 के ही फॉर्म में होती है। समझ लो यहां पर बाइनरी 2 है, और यहां हमारे डीएनए में अगर कोई देखे तो हमारे पास ये चार चार वर्ड्स हैं या फिर 4 अल्फाबेट्स हैं। ये 4 अल्फाबेट्स कौन कौन से हैं? ये है एडेनिन, साइटोसिन, थायमिन और गुआनिन। इन्हीं के चारों के आगे पीछे ए बी, ए सी, जी, ए टी, जी, नो, ऐसे करके कितना, ऐसे 3.3 बिलियन तक जाता है। और जैसे हमारा 01101111110 ऐसे कुछ करके ये अपना एक इंफॉर्मेशन लेके आता है, वैसे ही ये लोग भी ACT, AGACT ऐसे रैंडमली कुछ भी बोल सकते हो, उनका भी अपना अंदर एक इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। और हमारे शरीर जिस हिसाब से काम कर रहा है, इसका पूरा लेखा जोखा हर सेल के न्यूक्लियस के इसी डीएनए में होता है। ये बात समझ में आ रही है कि यही इंफॉर्मेशन है एक्चुअल में हमारे शरीर का। हम लंबे हैं, हम नाटे हैं, हम काले हैं, हम गोरे हैं, हमारा बाल जो है भूरे रंग का है, काले रंग का है, आंखें काले रंग की हैं। सिर्फ हमारा फिजियोग्राफी नहीं, हमारा हेल्थ कैसा होता है, हमारा हार्ट कैसा होता है, हमारा लंग्स कैसे काम करता है, इन सब के लिए हमारा ब्रेन कैसे एक्टिवेट होता है, वो कैसे फंक्शन करेगा, हमारे शरीर में कोई बीमारी अगर अंदर घुस गई तो उससे लड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सब चीजों के लिए इंफॉर्मेशन कहां पर स्टोर्ड है? इसी डीएनए में स्टोर्ड है। समझ लो कि ये हमारे शरीर का हार्ड ड्राइव है, और इस हार्ड ड्राइव में हमारे शरीर को चलाना कैसे है, वो सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर इंटैक्ट है। इतनी बात क्लियर है? अब देखो यहां पर ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा आता है। ये हर सेल का अपना एक यूनिक काम होता है। एक चीज को बस और ध्यान देना आप लोग, हम लोग अल्टीमेटली क्या करते हैं, ये तो हमारा ओरिजिनल कॉपी है। जैसे कि अगर हम लोग एक एक बेसिक डिफरेंस देखने की कोशिश करें कि हमारे पास मान लो ये डीएनए है ना, अगर इस डीएनए से अगर हम लोग कोई भी चीज बनाना चाहते हैं, मतलब इसकी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके हम अपने शरीर में मान लो कुछ भी बना रहे हैं, मान लो प्रोटीन बना देते हैं। हमारे शरीर में प्रोटीन, अभी हमारा अगला आर्टिकल प्रोटीन से रिलेटेड है, जो नोबेल प्राइज मिला है उसको, है ना, तो उसको समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। अभी के लिए बेसिक मैं आपको बताता हूं कि हम लोग का जो ये प्रोटीन है ना, ये बतेरो काम करता है। ये कभी कभी न्यूट्रिएंट स्टोर करने काम कर सकता है, ये कभी कभी किसी न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करने काम कर सकता है, कभी कभी वायरस से या बैक्टीरिया, किसी भी पैथोजन जो हमारे शरीर के अंदर घुस गए उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज हम लोग देखते हैं ना, वो भी प्रोटीन होता है। तो ये जो सेल है ना, ये अलग अलग प्रकार का सेल अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स को बनाता है। यही बिल्कुल फिक्स है ये बात। मतलब कि अगर हमें इसकी रेसिपी बतानी है कि भाई साहब ये प्रोटीन कैसे बनेगा, इसकी भी इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए के अंदर ही होती है। ये बात भी क्लियर है? तो मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो हमारे शरीर पर मान लो कोरोना वायरस ने अटैक कर दिया। कोरोना वायरस अब अटैक कर रहा है जब हमारे अंदर वैक्सीन पहले से लगी हुई है, ठीक है। तो जब वैक्सीन हमें पहले से ही लग चुकी है, अब हमारे शरीर के अंदर में ना हल्ला मचेगा कि भैया बाहर से कोई आक्रमण कर रहा है, वैक्सीन वगैरह, मतलब ये जो बाहर से वायरस घुस गया हमारे शरीर में, तुरंत के तुरंत प्रोटीन प्रोड्यूस करो। ये एंटीबॉडीज के नाम से प्रोटीन होंगे। तो अब यहां पर इसकी रेसिपी कहां पर लिखी है? अब डीएनए में इसकी रेसिपी लिखी है। जब डीएनए में रेसिपी निकली है, तो हम क्या करेंगे, इसका एक, ये तो ओरिजिनल कॉपी है भैया, इसका एक फोटोकॉपी निकालना पड़ेगा। क्यों फोटोकॉपी निकालना पड़ेगा? अरे आज तो तुमने ओरिजिनल कॉपी इस्तेमाल करके देख लिया, अगली बार फिर कोरोना वायरस अंदर घुसेगा तो ये बोलेगा भैया पता नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, पिछली बार जब तुम आए थे तभी ले गए थे ओरिजिनल कॉपी, अब मुझे नहीं पता कि ये नया वाला प्रोटीन कैसे बनाना है कोरोना से लड़ने के लिए। तो इसको हमेशा पता होना चाहिए, इसीलिए कभी भी अपना ओरिजिनल कॉपी नहीं देता। आप कभी मेरे पास आओगे, बोलोगे सर अपना नोट्स दे दो सर हमेशा के लिए, अब मैं अपनी तैयारी करूंगा एग्जाम की, मैं बोलूंगा भैया मेरा नोट्स मत लो, मैं बाकी बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगा, कभी दोबारा किसी को कुछ भी पढ़ाना हुआ तो एक काम करो, मेरे नोट्स का फोटोकॉपी करा लो। फोटोकॉपी का मतलब क्या है कि मेरे कॉपी में और तुम्हारे फोटोकॉपी में सेम इंफॉर्मेशन लिखी है, तो तुम्हें जिस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करना है कर लेना। सेम टू सेम यहां पर होता है कि डीएनए जो है हमारा ओरिजिनल कॉपी है, और जो आरएनए है हमारा इसका फोटोकॉपी है। अब यहां पर पूरा मैकेनिज्म कैसे होता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर इस पूरे प्रोसेस को आप समझने के लिए जरा एक वीडियो देखने की कोशिश करो। यहां पर मैं सर्च करता हूं आपके लिए, लिखता हूं डीएनए, डीएनए टू प्रोटीन एनिमेशन।
छोटी वीडियो देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। तो ये तो ऐड भी आ रहा है, इस वाले वीडियो को देख लेते हैं। ये हमारा सेल है, ठीक है। ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा सेल है। अब इस सेल को जरा सा हम लोग अब थोड़ा सा जूम इन करके देखेंगे, है ना। इसको जरा जूम इन करके देखोगे तो इसके अंदर ऐसे कई सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन इसका सेंट्रल पार्ट देखोगे तो ये न्यूक्लियस कहलाएगा। इस न्यूक्लियस के अंदर ये छोटे छोटे पोर्स दिख रहे हैं आपको, अरे यहीं से वो अभी एमआरएनए बाहर निकलेगा, है ना। इसके अंदर घुसे तो हमें क्रोमोसोम दिखा, क्रोमोसोम को हमने अभी खोल के दिखाया था। तो जब हम इसको ऐसे ही ओपन करके दिखाते हैं तो हमें दिखता है अरे ये तो डबल स्ट्रैंडेड है भैया, ये एक्चुअल में एक हिस्टोन प्रोटीन है, उसके ऊपर लिपट लिपट के जिससे उलझे ना। और ये अल्टीमेटली कैसा बनता है, ये हमारा इस प्रकार के डीएनए का शेप ले लेता है। अब ये जो डीएनए है इसका एक कलेक्टिव पार्ट जो कि फंक्शनल है, उसी फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए को हम लोग जीन का नाम भी दे देते हैं, तो हम लोग जीन भी बोलते हैं। यहां पर ना कई बार हमारे न्यूक्लियस के अंदर में ये आरएनए पॉलीमरेज हमेशा काम करता है। अब यहां पर मैं आपको इसको थोड़ा पॉज करूंगा। यहां पर ध्यान देना कि हमारा जो डीएनए है वो ऐसे ट्विस्टेड आकार में है ना, ट्विस्टेड है पूरा। इस ट्विस्ट को खोलने के लिए, इस ट्विस्ट को खोलने के लिए मान लो अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपने ही एक सेगमेंट ऑफ डीएनए का कॉपी बना रहे हैं। लेकिन ये कॉपी बनता कैसे है, वो ये प्रोसेस है। तो सबसे पहले ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, यहां पर आके शुरुआत कहां से करनी है, मतलब कहां से कहां की कॉपी करनी है, ये उसके ऊपर बाइंड करता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है। ये बेसिकली जो आरएनए पॉलीमरेज देख रहे हो ना, ये एक प्रकार का एंजाइम है। एंजाइम भी क्या होता है, प्रोटीन ही होता है। अब इसी के साथ साथ एक और प्रोटीन बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो भी यहां पर साथ में ही इसी आरएनए पॉलीमरेज के साथ में ही रहता है। और वो ये बात उसको बताता है कि भाई साहब तुमको कहां से कहां तक कॉपी करने के लिए हम परमिशन दे रहे हैं। इट इज समथिंग लाइक कि जो आपका पॉलीमरेज है, सॉरी जो आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो एक प्रकार का प्रोटीन ही है ना। वो प्रोटीन जो है एक छोटा सा हिस्सा है, समझ लो आपके न्यूक्लियस के अंदर में, जो कि सबको ऑर्डर देता है कि ओ भाई ये इसका कॉपी बना ले फटाफट से यहां तक। तो तुरंत आरएनए पॉलीमरेज आएगा, आपका जो ट्विस्टेड डीएनए होगा उसको खोल देगा, ये लो भैया पूरा खोल दिया, सीधा सीधा कर दिया, अब जल्दी से इसका कॉपी बना लो, है ना। तो इस चीज को बड़ा ध्यान देना आप। तो यहां पर दोनों चीजों की जरूरत है, लेकिन जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ही आदेश दे रहा है कि ओ भाई कॉपी कर ले, है ना। अगर इसका चले तो ये बोले भैया कॉपी मत कर, नहीं बनाने दूंगा प्रोटीन। मतलब कि जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज सिमिलर टू लाइक, आप कोई भी और एग्जांपल ले सकते हो। जैसे कि मान लो कि आप अपने घर में हो, ठीक है। आपके घर में आपकी मम्मी की बहुत चलती है, ठीक है। आप कुछ नए डिसीजन लेने जा रहे हो, आपको क्या पढ़ना है, छोटपन में बता रहा हूं, अभी तो आप सब लोग बड़े हो गए हो। आप जब अपने क्लास 1 2 3 4 इन सब में पढ़ते थे तो आपके पास तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे, लेकिन आज आपको पढ़ना क्या है वो कौन डिसाइड करता था, आपकी मम्मी डिसाइड करती थी, है ना। तो समझ लो कि ये जो आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो आपके मम्मी के जैसा है, कि वो ही बताएगा कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन से डीएनए का कॉपी बनाना है। अगर मम्मी ने बोला ओ भाई चुपचाप से बैठा रहे, कोई पढ़ाई नहीं करनी है, तो आप चुपचाप से बैठ के कोई पढ़ाई नहीं करोगे, है ना। तो मतलब पूरा आदेश कहां से आ रहा है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आपकी मम्मी से आ रहा है। तो इट इज सिमिलर टू दैट फैक्टर। तो आप इस बात को समझना कि आरएनए पॉलीमरेज को भी कौन ऑर्डर दे रहा है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। मतलब यहां ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का बहुत बड़ा रोल है। अब इसको आगे देखते हैं हम लोग जरा कि और क्या हो रहा है। आरएनए पॉलीमरेज इसको ओपन कर दे रहा है और इससे रिलेटेड जो भी इसका जुड़वा भाई होता है वो सब इसके साथ साथ चिपक जा रहे हैं, और बाद में यही चेन जो है पूरा का पूरा वापस से जैसे अनट्विस्ट हुआ था वैसे वापस ट्विस्ट हो जाएगा, और इसी के सिमिलर कॉपी जो है ये हमारा निकल गया आरएनए। ये जो आरएनए है वो आपका मैसेंजर आरएनए कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, ये जो आरएनए है ये आपका मैसेंजर आरएनए कहलाता है। ये डबल स्ट्रैंडेड नहीं है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। लेकिन एक बात का आपको हमेशा याद रखना है कि यहां पर जो हम लोग ये चीज देख रहे थे कि ये जो चार चीज है ना, एडेनिन, साइटोसिन, थायमिन और गुआनिन, इनका अपना जोड़ा भगवान ने पहले ही बना के भेजा है। तो कभी भी अगर ए होगा तो वो हमेशा टी के साथ जुड़ेगा, और टी होगा तो ए के साथ जुड़ेगा। कभी भी सी होगा तो वो जी के साथ जुड़ेगा, और कभी भी जी होगा तो वो सी के साथ जुड़ेगा। इनका जोड़ा पहले से ही फिक्स है। इसीलिए अगर हमने इसका आधा चेन भी बना दिया,
तो हमको एग्जैक्टली पता होगा ए का जोड़ा तो टी के साथ बनता है, टी का जोड़ा तो ए के साथ बनता है। अब यहां पर कुछ भी लिखा हो, है ना, कुछ भी लिखा हो, हम इसका जोड़ा किसके साथ बनता है वो तो पहले ही फिक्स कर रखा है हमने। तो हमें अगर आधा हिस्सा भी मिल जाए तो भी हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन आएगी, है कि नहीं। तो समझ लो, इसीलिए जो अब हमारा यहां पर आरएनए बनता है, ये आरएनए उस इंफॉर्मेशन को की फोटोकॉपी निकाल चुका है। और ये आधा इसीलिए क्योंकि बाकी का आधा तो हमें पता ही है ना। तो अब इसके बाद ये जो आरएनए है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, मैसेंजर आरएनए, क्योंकि इसका काम ही क्या है, मैसेज पहुंचाना कि भैया तुम्हारा कॉपी बन गया है। अब तुम्हारा प्रोटीन कहां बनने वाला है, राइबोसोम बनाएगा। राइबोसोम कहां है, न्यूक्लियस के बाहर। तो पहले उड़ के जाओ, इस छेद से बाहर निकलो, न्यूक्लियस के छेद से, और तुम चले जाओ सीधा किसके पास, राइबोसोम के पास चले जाओ। अब राइबोसोम जो है वो आपका प्रोटीन बनाने का काम करता है। अब ये प्रोटीन बनाने के लिए ये आपका राइबोसोम आ गया भाई साहब। ये जो राइबोसोम है ये क्या करता है, ऐसे ही मैसेंजर आरएनए के सारे इंफॉर्मेशन को पढ़ने के लिए एक टी आरएनए का इस्तेमाल करता है ना। ये क्या है, आपका ट्रांसफर आरएनए है। और इस ट्रांसफर आरएनए के खोपड़िया पे लगा होता है एमिनो एसिड, है ना। अब ये एमिनो एसिड क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब ये ट्रांसफर आरएनए जो है, यहां पर आप ध्यान देना कि अब मैसेंजर आरएनए जो था उसका सिर्फ और सिर्फ इतना काम था कि फोटोकॉपी ले जाओ, राइबोसोम के सामने ऐसे खड़े हो जाओ। राइबोसोम बोलेगा बेटा क्या लेके आए हो, वो बोलेगा हम नहीं जानते सब, हमें बस वो फोटोकॉपी दिया है, हमारा काम है पहुंचाना, हमने पहुंचा दिया, बात खत्म, अब आगे तुम जानो। तो राइबोसोम जो है वो इसको पढ़ने के लिए, राइबोसोम को पढ़ने नहीं आता है, तो राइबोसोम क्या करेगा, उसी सेल में बहुत सारे ऐसे ट्रांसफर आरएनए अपने अपने कुछ ये स्पेसिफिक प्रकार के ही होते हैं, है ना, कुछ लिमिटेड प्रकार के ही होते हैं, इनको बुलाएगा जिसके खोपड़िया पे अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड भी चिपके होते हैं। ठीक है, तो अब यहां तक आप समझ चुके होंगे कि यहां पर अब क्या होगा, इसको पढ़ने के लिए राइबोसोम ट्रांसफर आरएनए को बुलाता है और ट्रांसफर आरएनए इसको पढ़ना शुरू करेगा। पढ़ेगा कैसे, कि जो भी इंफॉर्मेशन लेके आए उसका जोड़ा बनाता चलेगा ये, है ना, उसी के हिसाब से ये जोड़ा बनता जाएगा, जोड़ा बनता जाएगा, और जोड़ा बन जाएगा तो इसका आप देख रहे हो ऊपर ये एमिनो एसिड जो है ना, ये इसका चेन बनते जा रहा है भाई साहब। ये अलग अलग प्रकार के जो एमिनो एसिड्स बन रहे हैं इनका चेन बनते जा रहा है। और बाद में जब एक बार इसको ये इशारा मिला कि भैया खत्म, अब और इंफॉर्मेशन नहीं है, यही प्रोटीन बनाने का रेसिपी था, अब इसी को बना दो प्रोटीन, तो ये प्रोटीन जो है ये आपस में ऐसे ट्विस्ट करेगा बहुत तेजी से और ये एक प्रकार का प्रोटीन बना देगा। ये क्या है, आपका प्रोटीन है। तो अब आप इस मुद्दे को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हो कि बेसिकली जब हमारा डीएनए है वो प्रोटीन में कैसे कन्वर्ट होता है। ये हमारा डीएनए है, वो हमारे मैसेंजर आरएनए के जाएगा, मैसेंजर आरएनए इसकी फोटोकॉपी है, ये इंफॉर्मेशन राइबोसोम के पास जाएगा और राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा। इतनी बात फिक्स है। अब यहां पर एक चीज का ध्यान देना, जो हम लोग अभी तक ये एक्सपेरिमेंट देख रहे थे, जहां पर हम लोगों ने क्या देखा, हमारे पास था डीएनए, और इस डीएनए में दो चीजों का इस्तेमाल हुआ, है ना, न्यूक्लियस के अंदर दो चीजों का इस्तेमाल हुआ। किसका किसका, हमने बोला एक आपके पास है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, क्या है भाई, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और दूसरा क्या है, दूसरा है आपके पास आरएनए पॉलीमरेज। ठीक, ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, हमारे डीएनए को अनट्विस्ट करता है और फर्दर इनेबल करता है कॉपी करने के लिए, इनेबल टू कन्वर्ट डीएनए टू मैसेंजर आरएनए। यही तो देखा हम लोगों ने। और जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर था, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दादा है, आपकी मम्मी ही तो है ना। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो बेसिकली आदेश देता है, इट ऑर्डर्स आरएनए पॉलीमरेज टू एक्ट। मतलब अगर इसने बना कर दिया तो भाई कोई प्रोटीन नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। तो इतना सब कुछ बताया क्यों मैंने, इसमें माइक्रो आरएनए तो है ही नहीं कहीं पर। तो बेटा यही समझो कि 1960s के आसपास में हम लोग को लगता था कि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ना, यही माई बाप है। हमको ये लगता था कि हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर माई बाप है भाई साहब, इसने बोला तो प्रोटीन बनेगा, इसने नहीं बोला तो प्रोटीन नहीं बनेगा। तो हम लोग ना अलग अलग प्रकार के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिससे कि हम लोग ये मॉड्यूलेट कर सकें कि भाई प्रोटीन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये कॉपी सही तरीके से हो के मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के पास जाके सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन यहां पर आता है ट्विस्ट। ये जो ट्विस्ट है ये आता है 1993 में। 1993 में
एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम ये देखते हैं कि ये जो दो साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने एक एक इस पर एक्सपेरिमेंट जब करना स्टार्ट किया, सी एलिगेंस पर, तो इसने देखा कि कुछ एक ऐसे प्रकार के वॉर्म्स हैं जो कि तेजी से बढ़ जा रहे हैं, कुछ बढ़ ही नहीं रहे। तो एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि यार क्या रीजन है इसके पीछे, क्यों एक तेजी से ग्रो कर जाता है और एक कम तेजी से ग्रो करता है। तो यूजुअली इसका आप ऐसे एग्जांपल दे सकते हो कि 1993 में चेंज क्या हुआ, हम लोगों का एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन टूट गया, या फिर मैं यूं बोलूं कि प्रोटीन बनाना है कि नहीं बनाना है, जो अभी तक हम लोग माई बाप समझते थे किसको, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को, उसके अलावा एक और नया माई बाप मिल गया हमें। और इसका नाम क्या रखा गया, इसका नाम रखा गया माइक्रो आरएनए। ठीक है, अब ये माइक्रो आरएनए क्या है ये मैं आपको बताता हूं। याद करो, जब हमारा मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस के बाहर ऐसे उड़ता उड़ता राइबोसोम के पास जा रहा था, जब वो जाके खड़ा होता कि भैया मैं आ गया हूं, ट्रांसफर आरएनए को वो बुला के फिर कॉपी करना स्टार्ट कर, उससे पहले की बात है। जब ये जैसे ही न्यूक्लियस से बाहर निकलता, तो इसने देखा कि इस वाले वॉर्म के अंदर में क्या मिल रहा है, एक नए प्रकार का डीएनए मिल रहा है। एक नए प्रकार का डीएनए जो है वो, जैसे ही ये मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस होता है, जैसे ही ये मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस होता है, इसके बाद इसको ना रोक देता है, या फिर हम यूं बोले इसको साइलेंट कर देता है। इसके साथ वो चिपकता है और इसके साथ कंबाइन होके इसको एक इशारा देता है कि तुमको राइबोसोम के पास जाना है कि नहीं जाना है। मतलब अब ये मैसेंजर आरएनए जो है ना, ये भी बनने के बाद, भले ही आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ने अलाउ कर दिया, उसके बाद एक और हाई कमांड आ गया। ये हाई कमांड जो है, ये है आपका माइक्रो आरएनए, जो कि इस मैसेंजर आरएनए को न्यूक्लियस के बाहर निकल के राइबोसोम के पास जाना है कि नहीं जाना है, वो डिसाइड करता है एमआईआरएनए। तो ये बेसिकली ना इन लोगों ने कुछ जेनेटिक या फिर जीन्स के बेसिस पर देखा। तो यहां पर ना आप देख सकते हो, इन्होंने इसके अंदर में दो जीन्स निकाले। जीन्स मतलब पहनने वाला जीन्स नहीं भाई, अपना डीएनए वाला जीन्स। एक का नाम रखा लिन4 और दूसरे का नाम रखा लिन14, है ना, लिन4 और लिन14। तो इन्होंने क्या देखा ना कि जो ये आपका लिन4 है, ये लिन4 लिन14 की तरफ इशारा कर रहा है कि भैया तुमको आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। लिन14 जो है ये बेसिकली इसके ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल था, कि ये आगे बड़ा होता है कि नहीं होता है। जैसे मान लो पेड़ पौधे हैं, है ना, पेड़ पौधों में पहले जड़ आता है, फिर धीरे धीरे पत्तियां आती हैं, है ना। ये बोल रहा है कि यार जड़ तो आ गया, पत्ती आई नहीं। पत्ती क्यों नहीं आई भाई, इसमें पता चला अरे ये लिन4 ने रोक रखा है भैया, लिन14 को बढ़ने ही नहीं दे रहा है। लिन14 आगे बढ़ेगा तब तो ये पौधा आगे बढ़ेगा, लेकिन ये नहीं होने दे रहा। तो बाद में हमें पहले क्या लगा, जब 1993 में एक्सपेरिमेंट हुआ ना, तो लोगों ने भाव ही नहीं दिया। उन्होंने बोला अबे यार तुम लोगों ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया भाई, सी एलिगेंस। सी एलिगेंस क्या ही करेगा, इंसानों के अंदर थोड़ी ना है ये सब, लिन4 लिन14 ये सब हम लोग क्या करेंगे पढ़ के। लेकिन ऑन अ लेटर स्टेज ये डेवलप हुआ और पता चला कि ऐसे ही एक और इन्होंने एक और यहां पर कुछ सालों बाद, 7 सालों के बाद अप्रोक्सीमेटली है शायद, सेकेंड एमआईआरएनए जीन, माइक्रो आरएनए जीन को इन्होंने पढ़ा और उसका इन्होंने नाम दिया लेट7। लेट7, ये सब नाम याद नहीं करना है, बस अब आपको ये समझना है कि इससे ये चीज कंफर्म हो गया कि भाई साहब ये जो लिन4 लिन14 ऐसे जीन जो है ना, वो हमारे इंसानों के अंदर में भी है, जानवरों के अंदर में भी, पौधों के अंदर, सब जगह मिल जाएंगे आपको। लगभग सबके अंदर में ये कैटेगरीज होती हैं। तो ये जो लिन4 था, लिन4 जो कि माई बाप नया बन के इसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, इसी को हम लोगों ने क्या बुला दिया, माइक्रो आरएनए, बड़े स्ट्रक्चर पर बुला दिया, है ना। तो अब समझोगे आपको पूरा पूरा आर्टिकल समझ में आएगा। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये नया माइक्रो आरएनए डिस्कवरी के लिए मिला है। तो सबसे पहले जो पर्सन है ये विक्टर एम्ब्रोस, इन्होंने माइक्रो आरएनए का खोज किया, ठीक है। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है, रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन, मतलब कि सॉरी, ये जो दोनों पर्सन हैं, ये दोनों लोग साथ में ही काम कर रहे थे, लिन4 लिन14 इन सब पर दोनों लोग काम कर रहे थे। और इस पर इन लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए ना, उससे जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन है, पहले हम लोग को क्या लगता था, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर याद करो कि वही माई बाप है, लेकिन उसके होने के बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल भी आपका जीन रेगुलेट हो सकता है। जीन में मतलब कि प्रोटीन बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ये रेगुलेशन हो सकता है। इसी बात पर अब आप बोलोगे सर इन सबसे हमें क्या फायदा, इनको नोबेल प्राइज क्यों मिला इस बात पे। अरे भाई बहुत बड़ी बात है ये। हम लोग अगर ये देखें ना कि हमारा जीन मॉड्यूलेट कैसे होता है, हम किसी भी प्रोडक्ट में उस पर्टिकुलर हिस्से को बनने दे रहे हैं कि नहीं बनने दे। कई बार प्रोटीन भाई बहुत नुकसानदायक होता है ना। कई बार हमारा प्रोटीन रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
और इन सब चीजों के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर में ये प्रोटीन बनेगा कि नहीं बनेगा, इसको रोकने पकड़ने सुनने वाला कौन है इसका माई बाप, जिससे कि हम लोग अपने हिसाब से अपनी बॉडी कंट्रोल कर सकें। हम लोग बहुत बार प्लांट्स में जीएम क्रॉप्स बनाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाते हैं, वहां पर एक मेथड है जीन साइलेंसिंग मेथड। वहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसे ही जीन को साइलेंट कर देते हैं कि भाई तुम अब प्रोटीन नहीं बनाओगे जिंदगी भर। वैसे ही समझ लो ये भी एक प्रोसेस है। तो यहां से भी इस चीज को हम बता सकते हैं, हम लोग पूरा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बना सकते हैं, इससे हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सारा का सारा नया आयाम खुल जाता है, एक नया रिसर्च का मुद्दा मिल जाता है। अभी तक जो हमारे लिए सिर्फ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर माई बाप था, अब माइक्रो आरएनए भी हमारा नया माई बाप मिल गया। दिस इज द आर्टिकल, और इसी बात पर इनको क्या मिलता है, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जाता है। आप बोलोगे सर ये तो मतलब बहुत पैसे मिल गए इनको, तो 8-9 करोड़ रुपए मिल गए भाई साहब, है ना। तो ये mRNA, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई भाई, है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आखिरी आर्टिकल की तरफ, जो है डिसिफरिंग प्रोटीन यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप समझो कि एक आर्टिकल आपने पढ़ा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, दूसरा आर्टिकल आपने पढ़ा था वैसे ही कुछ प्रोटीन वोटीन बनाने की बात। अब उन दोनों को मिला दो भाई साहब, और उन दोनों को मिला दोगे तो यहां तीसरा मिलेगा आपको, और ये है केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज। केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज में इस बार किस पर दिया गया, फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने वीडियो में देखा कि यार प्रोटीन ऐसे आड़ा तिरछा होकर बन जाता है। कैसे बनता है कि वो हमारे ट्रांसफर आरएनए की खोपड़िया पर अमीनो एसिड लगा होता है। तो हमें एक बात तो समझ में आ गई थी वहां पर कि देखो ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन क्या है, प्रोटीन इज नथिंग बट चेन ऑफ एमिनो एसिड। ये बात बिल्कुल क्लियर है क्या, चेन ऑफ एमिनो एसिड ही तो है ये। अब इनके बीच में कहीं कहीं कुछ बॉन्ड्स होंगे। तो देखो यहां पर जरा, हमारे लिए जो प्रोटीन है वो क्या है, एमिनो एसिड का चेन है, और बीच में इनके पेप्टाइड बॉन्ड लगा है, मतलब प्रोटीन कुछ ऐसा ही है। लेकिन अगर इसको थोड़ा हम लोग और डिटेल में देखें, हम लोग ट्रांसक्रिप्शन का एक प्रोसेस देख रहे थे। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हम लोगों ने क्या बोला, जब डीएनए को मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होते हैं तो इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन का नाम देते हैं, है ना। ये क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। इसीलिए तो वहां पर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल की बात हो रही थी। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल की बात क्यों हो रही थी, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बाद की चीजें थी वो एमआईआरएनए जो बना रहा था। तो वैसे ही समझो कि यहां पर ये ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन के बाद राइबोसोम के पास गया, राइबोसोम ने ट्रांसफर आरएनए की मदद से प्रोटीन बना दिया। भाई साहब ये प्रोटीन क्या कॉम्प्लेक्स चीज है यार ये। और इसमें एक मजेदार बात मैं आपको बताता हूं कि हमारे यहां पर जो एमिनो एसिड की बात हो रही है ना, वो सिर्फ 20 प्रकार के एमिनो एसिड है। लेकिन वो 20 प्रकार के एमिनो एसिड कौन सा किसके बाद जुड़ता है, वो ये डिसाइड करता है कि बाद में ये फोल्ड कैसे होके क्या बनेगा। मतलब कि प्रोटीन आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मटेरियल इन द एंटायर बायोलॉजी। समझ में ही नहीं आ रहा था अभी तक। जैसे हमारा ब्रेन है ना, ब्रेन को अभी तक हम लोग डिकोड ही नहीं कर पाए हैं। अभी हाल फिलहाल में किसी मक्खी के ब्रेन को हमने डिकोड किया है। तो वैसे ही समझ लो यहां पर हम लोग प्रोटीन को ना डिकोड ही नहीं कर पा रहे थे। हम लोग अलग अलग डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे कि अभी तक देखो यहां पर हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का इस्तेमाल करके हम लोग काम कर रहे थे। लेकिन प्रोटीन का सही स्ट्रक्चर क्या है, कौन से इम्यूनो एसिड के बाद कौन सा फोल्ड आता है, ये सब हम लोग पकड़ ही नहीं पा रहे थे भाई साहब। हम लोग हार चुके थे इस चीज को लेके। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया भाई साहब। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बोला कि मेरा काम ही डेटा को मैनिपुलेट करना है, आप बताओ क्या डेटा दे रहे हो मुझे। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ना बहुत सारे ऐसे मॉडल्स, इन्होंने उसको एज ए डेटा इनपुट करना स्टार्ट किया। जैसे मशीन लर्निंग अभी हम लोग पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले, समझ लो वही मशीन लर्निंग का इस्तेमाल हो रहा है यहां पर। हमने क्या किया, इनको ना कई सारे एमिनो एसिड का चेन दिखाया कि देखो पहले ये आया, फिर 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 ये आया। अब देखो ये तुम्हारा एमिनो एसिड का चेन था और ये फोल्ड वोल्ड होके ऐसा बन गया। तो इसमें फोल्ड होके हर बार अलग तरीके से बन जा रहा है। तो इसके लिए ना कई सारे रूल्स रेगुलेशन है। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। जैसे कि मान लो दीज एमिनो एसिड्स आर लाइक वर्ड्स, ना वर्ड्स जो मैं अभी आपसे बातचीत कर रहा हूं। अब ये वर्ड्स एक के बाद एक जब बड़े ही सुंदर तरीके से गुथते हैं तो वो प्रोटीन बनाते हैं, या फिर वो मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाते हैं। तो हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस क्या है, वो हमारा प्रोटीन है। लेकिन वो प्रोटीन बनता कैसे, जब हम एमिनो एसिड्स के सीक्वेंस को या फिर हम अपने वर्ड्स के सीक्वेंस को बिल्कुल करेक्टली लगाते, तभी तो मेरी बात आपको समझ में आएगी। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि रैन, सैट, स्लीप, गो, यूनिवर्सिटी, टू, स्लीप, क्या मतलब निकाला आपने, कुछ भी बकवास कर दिया मैंने। तो मतलब इसका यह है कि एमिनो एसिड कुछ भी आड़ा तिरछा जोड़ दोगे तो जरूरी नहीं है कि वो मीनिंगफुल प्रोटीन बनाएगा।
तो वो जो ट्विस्ट हो रहा है ना, जो फोल्ड हो रहा है, वो बड़ा ही विचित्र प्रकार का है और ये एसोसिएटेड है उसके एमिनो एसिड के नाम पे। जैसा एमिनो एसिड और वो किस एमिनो एसिड के साथ कंबाइन हो रहा है, वो उस हिसाब से बेंड होगा। तो भाई साहब 20 अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड, ये ए को उठाया, ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, पता नहीं जिसके साथ जब मिलेगा अलग तरीके से ट्विस्ट हो जाएगा। अब बी अलग अलग तरीके से जब मिलेगा तो वो भी अलग अलग तरीके से ट्विस्ट हो जाएगा। मतलब भाई साहब मिलियंस ऑफ तरीके हो सकते हैं इसमें। अब हमारे इंसानों की बस की बात तो है नहीं कि हम हर एक चीज को नोट डाउन करके चलें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस मामले में बहुत तेज है, वो तुरंत डेटा को मैनिपुलेट करना भाई उसका खेल है। तो इनफैक्ट ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज हम किसी इनको केमिकल एक्सपेरिमेंट के नाम पर नहीं दे रहे हैं कि इन्होंने ना प्रोटीन का नया स्ट्रक्चर खोज दिया, या फिर इन्होंने ना प्रोटीन का नया स्ट्रक्चर नहीं, प्रोटीन का इन्होंने कॉम्पोजिशन समझा दिया हम लोग को। ये सब पर इनको कुछ नहीं मिला है। इन्होंने भैया एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया अल्फा फोल्ड के नाम से, जिसके बेसिस पर अब ये क्या करते हैं ना, ये एमिनो एसिड का एक पूरा भंडारा निकालते हैं और इस ऑब्जेक्ट में डालते हैं, इस सॉफ्टवेयर में डालते हैं। तो वो उसको एग्जैक्टली पता है कि अच्छा इस एमिनो एसिड के बाद ये वाला एमिनो एसिड लगाए तो वो ऐसे फोल्ड होगा, इसके बाद ये लगाए तो ये ऐसे फोल्ड होगा, ये ऐसे फोल्ड होगा, और इसके बाद ये फाइनल प्रोटीन ऐसा बनाएगा। इसको एमिनो एसिड का इनपुट दोगे तो ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना के दे देगा आपको, है ना। अब यहां से ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर और असली प्रोटीन का स्ट्रक्चर निकाला, दोनों कंपेयर कराया, बोले देखो तुम्हारे अंदर अभी 10% फॉल्टी सिचुएशन आ रही, करेक्ट करो इसको, कैसे किया सीखो। ऐसे मल्टीपल लाखों बार इनको सिखाने की कोशिश की। अब ये पूरी तरीके से ट्रेंड हो चुके हैं भाई साहब। अब इनको कैसा भी आप एमिनो एसिड दोगे, ये तुरंत ही एग्जैक्टली परसीव करके बता सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा प्रोटीन का। आज तक हम लोग को यही नहीं समझ में आता था। अब प्रोटीन इतना हल्ले में क्यों है यार, क्यों हम इतना मचा रहे हैं प्रोटीन को देके? क्योंकि प्रोटीन अपने आप में बहुत सारे काम करता है हमारे शरीर के अंदर में। प्रोटीन एंजाइम्स के फॉर्म में है तो वो हमारे बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप कर सकता है। सिमिलरली इसका एग्जांपल जैसे एमाइलेज देख लो। एमाइलेज हमारे सलाइवा में होता है, हमारे पैनक्रियाज में होता है। ये जब भी हम लोग स्टार्च खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तुरंत ही इसको पचाने का काम को स्पीड अप कर देता है। ये क्या है? एमाइलेज प्रोटीन है। इसके अलावा दे कैन प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। जैसे कि हमारा शरीर, आज मैं ऐसे खड़ा हूं बिल्कुल, ये मैं ऐसे झूल के नीचे नहीं गिर जा रहा हूं। क्यों ऐसे खड़ा हो पा रहा हूं? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर में एक कोलेजन नाम से एक प्रोटीन है। ये प्रोटीन हमें क्या करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हमारे मसल्स को, हमारे बोन्स को, हमारे कार्टिलेजेस को, हमारे जॉइंट्स को, सबको ये क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तब जाके हम ऐसे चुस्त तंदुरुस्त खड़े हैं रात के 11 बजे भी, है ना। तो अब यहां पर नेक्स्ट आता है हमारा कि ये हमारे इम्यून रिस्पॉन्स में भी हेल्प करता है। कोई भी प्रकार का पैथोजन अगर शरीर के अंदर में आता है तो हमारा शरीर तुरंत के तुरंत एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है ना। ये बी सेल्स हमारे शरीर के अंदर में होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स का एक पार्ट है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स का एक पार्ट हमेशा इसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने स्टार्ट करता है। एंटीबॉडीज क्या है? प्रोटीन है। यहां पर देखो, दे कैन स्टोर न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी। इसका एग्जांपल अगर आपको देखना है तो देखो, यहां पर आप देख सकते हो, ये है आपका फेरिटीन। फेरिटीन जो एग्जांपल है ना, ये बेसिकली आपके आयरन स्टोर करता है। आयरन स्टोर करने के लिए ये आपका समझ लो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में, आरबीसी बनाने में इसका अलग ही काम है। इट इज लाइक कि एक बैटरी है ना, बैटरी है। ये जो आपका फेरिटीन है, ये एक बैटरी है, इसके अंदर आयरन भरा है। जब आपके शरीर को जरूरत नहीं है आयरन की तो ये अपने पास स्टोर कर लेगा। जैसे ही आयरन की जरूरत पड़ी तुरंत ही ये आयरन रिलीज कर देगा, है ना। इट्स लाइक चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, चार्जिंग ऑफ आयरन एंड डिस्चार्जिंग व्हेन रिक्वायर्ड। वैसा केस बनता है इसका फेरिटीन का। तो अब आप समझ सकते हो कि प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर में भाई साहब अलग ही लेवल पर मचाता है। इसके बिना हमारा जिंदगी पॉसिबल ही नहीं है, और आज तक हम इसको समझ ही नहीं पा रहे थे, अब जाके समझे थे। तो इसीलिए ना ये स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स है और इसी चीज को इन्होंने डिफाइन कर दिया है। इसी बात पर इनको ये नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। अब इसमें जो दो लोग हैं यहां पर देख सकते हो आप, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर। ये दोनों लोग ना गूगल के डीप माइंड के एम्प्लॉइज हैं। ये तो सीईओ है डीप माइंड के और ये सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट हैं। इन दोनों लोगों को 50% ऑफ द नोबेल प्राइज मिला है। मतलब 8.88 सीआर में से 4.44 करोड़ इनको मिले होंगे। मतलब 2.22 करोड़ इनको और 2.22 करोड़ इनको, और बाकी का आधा हिस्सा मतलब 4.44 करोड़ रुपीस जो है वो इनको डेविड बेकर को अलग से मिला है। ये 62 ईयर्स के हैं। ये हैं प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से इन्होंने पीएचडी किया था। वहां पर इन्होंने इन सब के बारे में समझाने की कोशिश की थी, है ना। इन्होंने एक्चुअल में एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना शुरू किया जिसके बेसिस पर हम लोग ऐसे मॉडल्स डिराइव कर पा रहे थे। इन्होंने ये पूरा मॉडल बनाया। अब इन लोगों ने क्या किया? डीप माइंड का इस्तेमाल करके इन्होंने वैसे तो अपना ड्रग डिस्कवरी का नया प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। अब इन्होंने क्या बोला, देखो ध्यान से पढ़ो, यहां पर क्या लिखा है? फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन। तो इन्होंने ना प्रोटीन डिजाइन को
कंप्यूट करने का एक प्रोसेस निकाल दिया कि अब ये कैसा बनेगा प्रोटीन, उसका स्ट्रक्चर डिटेल में इन्होंने बता दिया। अब ये जो दो पर्सन है ना, इन लोगों ने प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन पर काम किया। मतलब कि अब ये नए प्रकार का प्रोटीन बना सकते हैं। मतलब कि वो प्रोटीन हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे मान लो हमारा प्लास्टिक है, प्लास्टिक को डिग्रेड करने के लिए हमें भी किसी प्रोटीन की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन ऐसा प्रोटीन, प्लास्टिक को कौन डिग्रेड करने वाला प्रोटीन है? लेकिन नहीं, ये ऐसा प्रोटीन बना सकते हैं जो कि प्लास्टिक को डिग्रेड करेगा। अभी बना नहीं है, फ्यूचर में लेकिन पॉसिबिलिटीज है कि हम ऐसा प्रोटीन बना दे जो कि प्लास्टिक को डिग्रेड कर दे। हम ऐसा कुछ प्रोटीन बना दे जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो और आज तक कभी बना ही नहीं था। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपने बायोलॉजिकल कॉम्पोजिशन से 10 कदम आगे निकलने की बात कर रहे हैं। जहां पर हमारा शरीर प्रोटीन जो नहीं बना पाता है, हम वो प्रोटीन भी बना देंगे और इसके मदद से हम लोग नए नए प्रोटीन का निर्माण करके पूरे मेडिकल फील्ड में भाई साहब रिवॉल्यूशन लेके आ सकते हैं। जितनी बीमारियां हैं उनको लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रोटीन नहीं बना रहा है, अरे हम बना के देते हैं भाई साहब प्रोटीन। लैब में प्रोटीन बनाने लगेंगे हम लोग, कुछ भी करेंगे। अब इससे क्या होगा, प्रोटीन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। और इसी बात पर इन लोगों को केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो आई होप कि आपको ये सारे के सारे आर्टिकल्स जो हैं वो खतरनाक तरीके से समझ में आए होंगे। इसका पूरा जो आपका पीपीटी वगैरह है, पीडीएफ है, वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और नीचे कमेंट करके मुझे जरूर से बताओ, अगर आपके मन में कोई भी डाउट बनता है तो आप जरूर से बताओ ये सेशन आपको कैसा लगा। अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है, आपको बढ़िया लग रहा है, समझ में सब कुछ आ गया, क्रिस्टल क्लियर है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो कि सर आज का सेशन क्रिस्टल क्लियर, नोबेल प्राइज फाड़ के फेंक दिया हमने, हमें सब समझ में आ गया। ठीक है, तो ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के सेशन में बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।